नमस्कार, आप देख रहे हैं आचरण न्यूज और मैं हूं आपके साथ दीवा। आइए जानते हैं आज की कुछ मुख्य खबरें। 32 दिनों में पीएम मोदी की जेलेंस्की से दूसरी मुलाकात। गवर्नर के आदेश को हाईकोर्ट ने बरकरार रखा। गृह मंत्री अमित शाह के बयानों से बांग्लादेश को लगी मिर्ची। जम्मू कश्मीर में सेकंड फेज की 26 सीटों पर कल होगी वोटिंग। सोना चांदी में लगाई वायदा बाजार में छलांग। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। 32 दिनों में पीएम मोदी की जेलेंस्की से दूसरी मुलाकात। पोस्ट कर लिखा है, द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे के तीसरे दिन यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की। ये दोनों नेताओं की 32 दिनों के भीतर दूसरी मुलाकात है। पहली मुलाकात में मोदी ने 23 अगस्त को यूक्रेन का दौरा करते हुए जेलेंस्की से बातचीत की थी। मोदी ने न्यूयॉर्क में जेलेंस्की के साथ अपनी मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर साझा की। उन्होंने लिखा, हम द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए यूक्रेन दौरे पर लिए गए निर्णयों को लागू करने के प्रति प्रतिबद्ध है। ये बयान दर्शाता है कि दोनों देशों में बीच सहयोग को बढ़ाने के लिए मोदी की इच्छा कितनी मजबूत है। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने बताया कि इस मुलाकात में मोदी ने जेलेंस्की को आश्वस्त किया है कि वे अन्य देशों के नेताओं के साथ रूस यूक्रेन युद्ध के बारे में लगातार बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी नेता इस बात पर सहमत है कि युद्ध समाप्त करने के लिए जल्द से जल्द सीजफायर का मार्ग खोजा जाना चाहिए। यह संकेत करता है कि वैश्विक समुदाय इस मुद्दे पर एकजुट है और शांति की दिशा में कदम उठाने के लिए तैयार है। इससे पहले मोदी ने सोमवार रात को संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेंबली के समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित किया। लगभग 4 मिनट के अपने भाषण में उन्होंने दुनिया के सुरक्षित भविष्य के लिए भारत का दृष्टिकोण पेश किया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि सभी देशों को मिलकर वैश्विक चुनौतियों का सामना करना चाहिए। गवर्नर के आदेश को हाईकोर्ट ने बरकरार रखा। कर्नाटक के कम सिद्धरमैया पर चलेगा जमीन घोटाले का मामला। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया पर जमीन घोटाले से जुड़े मामले में केस चलेगा। कर्नाटक हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि कर्नाटक के गवर्नर ने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं। ये सही है, केस में जांच की जरूरत है। सिद्धरमैया ने गवर्नर के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी, जिसे खारिज कर दिया। बता दे, कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने 17 अगस्त को मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के खिलाफ जमीन से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में केस चलाने की अधिकृत अनुमति दी थी। सिद्धरमैया पर मैसूरू शहरी विकास प्राधिकरण MUDA की जमीन के मुआवजे के लिए फर्जी दस्तावेज लगाने का आरोप है। 26 जुलाई को राज्यपाल ने नोटिस जारी कर CM से 7 दिन में जवाब मांगा था। 1 अगस्त को कर्नाटक सरकार ने राज्यपाल को नोटिस वापस लेने की सलाह दी और उन पर संवैधानिक शक्तियों का दुरुपयोग कर आरोप लगाया। MUDA घोटाले में मुख्यमंत्री सिद्धरमैया, उनकी पत्नी, साले और कुछ अधिकारियों के खिलाफ शिकायत की है। एक्टिविस्ट TJ अब्राहिम, प्रदीप और सेनामैया कृष के आरोप है कि CM ने MUDA अधिकारियों के साथ मिलकर महंगी साइट्स को धोखाधड़ी में हासिल करने के लिए फर्जी दस्तावेज लगाए। साल 1992 में अर्बन डेवलपमेंट संस्थान मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी MUDA ने कुछ जमीन रिसाई के इलाके में विकसित करने के लिए किसानों से ली थी। गृह मंत्री अमित शाह के बयानों से बांग्लादेश को लगी मिर्ची। मोहम्मद यूनिस की सरकार ने उठाया कदम। गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार नाराज हो गई है। शाह ने झारखंड में एक चुनावी रैली के दौरान कहा कि बांग्लादेश घुसपैठियों के राज्य से बाहर निकाला जाना चाहिए। इसके बाद बांग्लादेश ने भारत में अपील की कि वह अपने नागरिकों के बारे में अपमानजनक टिप्पणियों से बचे। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने भारतीय उच्चायोग
को एक विरोध पत्र सौंपा जिसमें कहा गया कि इस तरह के बयान दोनों देशों के बीच की मित्रता और सम्मान को नुकसान पहुंचाते हैं। शाह ने झारखंड की झामुमो सरकार पर आरोप लगाया कि वह वोट बैंक की राजनीति के लिए बांग्लादेश घुसपैठियों को संरक्षण दे रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आने वाले 25 से 30 वर्षों में घुसपैठियों बहुसंख्यक हो जाएंगे। उन्होंने कहा, झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए कोई स्थान नहीं है। वह हमारी बेटियों से शादी कर रहे हैं और हमारी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, जिससे आदिवासी संस्कृति को खतरा है। अमित शाह ने यह भी कहा कि संताल परगना क्षेत्र में आदिवासी जनसंख्या की कमी हो गई है। भारत के कई राज्यों के बांग्लादेश के साथ सीमा होने के कारण घुसपैठ एक महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है। पूर्व गृह मंत्री किरेन रिजिजू ने 2016 में कहा था कि भारत में लगभग 2 करोड़ बांग्लादेश अवैध रूप से आ रहे हैं। इस मुद्दे पर राजनीतिक चर्चा अक्सर गर्मा जाती है। जम्मू कश्मीर में सेकंड फेज की 26 सीटों पर कल होगी वोटिंग। पहले फेज में हुआ था 61% मतदान। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में बुधवार 25 सितंबर को 6 जिलों की 26 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। इस चरण में करीब 25 लाख मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे। दूसरे चरण की 26 सीटों में से 15 सीटें सेंट्रल कश्मीर और 11 जम्मू क्षेत्र की है। चुनाव आयोग के अनुसार इस चरण में 239 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिनमें 233 पुरुष और 6 महिलाएं शामिल हैं। दिलचस्प बात यह है कि 131 उम्मीदवार करोड़पति है, जबकि 49 पर आपराधिक मामलों का आरोप लगे हुए हैं। जम्मू कश्मीर भाजपा के अध्यक्ष रविंदर रैना ने अपनी संपत्ति केवल 1000 रुपए घोषित की है। पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला गारनबाल और बीरा सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। उमर ने पिछले लोकसभा चुनाव में तिहाड़ जेल से चुनाव लड़ने वाले इंजीनियर राशिद से बरमुल्ला सीट पर हार का सम्मान किया था। इस बार गारमदल सीट पर उनके खिलाफ जेल में बंद सर्जन अहमद वागे, जिन्हें आजादी चाचा के नाम से जाना जाता है, मैदान में है। वहीं आपको बता दें कि पहले चरण में 18 सितंबर से 7 जिलों की 24 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हुआ, जिसमें कुल 61% मतदान दर्ज किए गए। किश्तवाड़ में सबसे अधिक 80% और पुलवामा में सबसे कम 46% मतदान हुआ। ये चुनाव जम्मू कश्मीर में राजनीतिक सक्रियता और लोकतंत्र की बहाली के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहे हैं, जो वहां के विकास की दशा और दिशा बदलने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले हैं। वहीं आपको बता दें कि पहले चरण में 18 सितंबर से 7 जिलों की 24 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हुआ, जिसमें कुल 61% मतदान दर्ज किए गए। किश्तवाड़ में सबसे अधिक 80% और पुलवामा में सबसे कम 46% मतदान हुआ। ये चुनाव जम्मू कश्मीर में राजनीतिक सक्रियता और लोकतंत्र की बहाली के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहे हैं, जो वहां के विकास की दशा और दिशा बदलने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले हैं। सोने चांदी ने लगाई वायदा बाजार में छलांग, एकदम से बढ़ गए भाव। सोना और चांदी की कीमतें मंगलवार को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में बढ़ गई। 4 अक्टूबर 2024 को परिपक्व होने वाले सोना वायदा 274 रुपए यानी 0.37% की बढ़त के साथ 74,569 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। पिछले दिन इसका भाव 74,295 रुपए था। इसी तरह 5 सितंबर 2024 को परिपक्व होने वाले चांदी वायदा में 881 रुपए यानी 0.99% की बढ़ोतरी हुई, जिससे इसकी कीमत 90,112 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई, जबकि पिछले दिन ये 79,231 रुपए की थी। सोने की कीमतों में तेजी का मुख्य कारण अमेरिका फेड द्वारा ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें और पश्चिम एशिया में चल रहा तनाव है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत $2,635 के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। हालांकि भारत में सोने और चांदी की कीमतें कई अन्य कारकों पर निर्भर करती है, जैसे डॉलर के मुकाबले रुपए की वैल्यू
और कीमती धातुओं के वैश्विक मांग। 18 सितंबर को अमेरिका फेड ने 50 आधार अंकों की कटौती की थी, जिसमें उम्मीदें बढ़ गई हैं कि साल के अंत तक दरों में 50 से 75 आधार अंकों की और कटौती हो सकती है। फेड के अधिकारियों के बयान ने यह विश्वास मजबूत किया है कि वह अर्थव्यवस्था के समर्थन देने पर ध्यान दे रहे हैं। इन सभी कारणों से सोने और चांदी की कीमतें ऊंची बनी हुई है, जो निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी है। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।